आज हम देश के सम्मुख मौजूद एक गंभीर संकट पर चर्चा करेंगे। मूलतः पाकिस्तान के साथ बढ़ते युद्ध के आशंका के मद्देनज़र केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीन व जटिल खतरों के मद्देनज़र सभी प्रांतों, केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए और सुरक्षा उपायों से जुड़े कुछ बिंदुओं पर प्रशिक्षण का बात की जा रही है, प्रशिक्षण की चर्चा की जा रही है। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अति संवेदनशील 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के आयोजन की बात की गई है। उनके आयोजन का प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है, जिसमें एनसीसी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, एनएसएस, रोवर्स रेंजर्स और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े हुए युवाओं को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्र सेवा में योगदान हेतु इच्छुक वे समस्त युवा इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, जिनकी इसमें अपनी इच्छा हो, रुचि हो। चूंकि आज राष्ट्र को आवश्यकता यह नहीं है, अभी जो मौजूदा परिदृश्य है, हमारे पास इतनी प्रशिक्षित सेना है कि वो शत्रुओं का सीमा पर मुकाबला करने में पूर्णतः सक्षम है। हाँ, इसके बावजूद यदि कोई आपात स्थिति आती है और उसमें शासन के द्वारा राष्ट्र हेतु स्वयं को के समर्पण या स्वयं के सेवा का आह्वान किया जाता है, तो हमें जाहिर तौर पर इस हेतु पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। हमारा जो सैन्य बल है, हमारी जो सेना है, हमारे जो अर्धसैनिक हैं या अन्य जो प्रशिक्षित हमारी अपनी रिजर्व फोर्सेज हैं, वो इस कार्य के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं। और हाँ, बस आवश्यकता केवल इतना है कि हम लोग आंतरिक तौर पर एक व्यवस्था बनाए रखें, जिससे कि हमारा जो सैन्य बल है, हमारी जो सेना है या हमारे जो सुरक्षा सदस्य हैं, वे पूर्ण रूपेण या पूर्ण क्षमता के साथ सीमा पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें, पूर्ण योग्यता और क्षमता के साथ सीमा पर अपना सर्वस्व अर्पित कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हम समाज में कुछ जो कुत्सित तत्व हैं, जो आपदा में भी अवसर उठाने के आदी हैं, उनके बहकावे में आने से बचें। राष्ट्र और समाज के सम्मुख संकट की इस स्थिति में अपने कुत्सित हितों का परित्याग कर एक राष्ट्र, एक समाज के भावना को अंगीकार कर इस हेतु हमसे जो भी संभव है वो सर्वस्व अर्पित करने का प्रयत्न करें और आंतरिक तौर पर समाज में ऐसी स्थिति, राष्ट्र में ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें जिससे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का ध्यान सीमा से बटे और आंतरिक चुनौतियों के कारण
वे अपने जो दायित्व हैं उसमें पूर्ण रूपेण क्षमता के साथ उसका निर्वहन न कर सकें। इस हेतु आवश्यक है कि हम विभिन्न अफवाहों से बचें, सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण के मुद्दों से बचें और केवल समस्त पहचानों को विलोपित करते हुए एक पहचान के आधार पर जीवन जीना शुरू करें कि हम भारतीय हैं और हमारा केवल और केवल अगर कोई पहचान है, हमारी अपनी कोई ख्याति है, तो वह एक भारतीय के रूप में है। यदि हम बात करें तो आखिरी बार इस प्रकार का आयोजन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब दोहरे मोर्चे पर युद्ध लड़ा गया था, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तब इसका आयोजन किया गया था। यदि और भी इसके इतिहास में जाएं तो प्रथम बार शीत युद्ध के दौर में जब 1945 से कोल्ड वार की शुरुआत हुई, तब दोनों ही महाशक्तियों द्वारा इस तरीके के ड्रिल का आयोजन, प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में प्रमुख बातों पर यदि गौर करें तो सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात होती है कि आम जनमानस को संबंधित खतरों के समय सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, जैसे आप कह सकते हैं दवा हो गया, रसद जिसको भोज्य सामग्री आप कहते हैं, ईंधन हो गया, यानी जो भी जीवन के लिए मूलभूत अनिवार्य वस्तुएं हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर का यह दायित्व होगा कि वह इसकी आपूर्ति सुरक्षित रखें, सुनिश्चित करें। क्योंकि अब प्रशासन से हम इस संकट के समय में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो बाह्य शत्रुओं से लड़ने में व्यस्त है। तो यदि हम सीमा पर अपना योगदान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हमारी जो निजी आवश्यकताएं हैं उसको तो हम लोग सुनिश्चित कर उसको तो कम से कम हम लोग पूर्ति करें, जिससे कि हम यदि देश के लिए सीमाओं पर बलिदान नहीं दे सकते हैं तो अपने शासन प्रशासन और सरहदी प्रहरियों पर बोझ न बने। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका हम स्वयं प्रबंधन करें। फिर है महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा, जैसे हवाई हमले के समय जो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, कल कारखाने हैं, उद्योग हैं और भी जो चीज़ें हैं, उनको कैसे उनसे बचाया जाए, कैसे उनको तत्काल छिपाया जाए, इन सब प्रकरणों पर इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और बात आता है कि प्रमुख उपाय क्या किए जाएं युद्ध के समय, तो हवाई हमलों की चेतावनी देने के लिए इस समय जो सायरन होते हैं उनकी तैनाती की जाती है, जिससे कि जब सायरन बजना शुरू होता है तो हम लोग पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं और सुरक्षित स्थानों पर जो बुजुर्ग हैं, जो अन्य हैं, उनको ले जाया जाए, जिससे कि कम से कम जनहानि को रोका जा सके। दुश्मन के हमलों से स्वयं को बचाने का प्रशिक्षण, यानी कैसे दुश्मन विरोधी के हमले से आम जनमानस की रक्षा की जाए, कम से कम कैजुअल्टी हो। क्रैश ब्लैकआउट का प्रावधान, इसका मतलब है क्रैश ब्लैकआउट 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी इसका व्यापक तौर पर हवाई हमलों से बचने के लिए उपयोग किया गया था। इसमें जितनी भी बत्तियां होती हैं घरों की उसको बुझा दिया जाता है, बिजली की आपूर्ति रात्रि में बाधित कर दी जाती है। अब आप कहेंगे कि बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई तो हमारे पास जनरेटर है, हमारे पास इन्वर्टर है, गर्मी का महीना है, हम क्यों बिजली बंद करके सोएं, बारिश का महीना है, तमाम सांप बिच्छू निकल रहे हैं, हम क्यों बिजली बंद करके सोएं, हमारे पास तो अपनी निजी वो है। कहीं ना कहीं यही आप संकट को दावत दे रहे हैं। इसी का तो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप सीमाई सरहदी क्षेत्रों में लड़ने आपको नहीं जाना है, हाँ, किंतु कैसे समाज को सुरक्षित रखना है, कैसे आम जनमानस को सुरक्षित रखना है और कैसे स्वयं को सुरक्षित रखना है, इसी का तो प्रशिक्षण दिया जाएगा।
चाहे वो जनरेटर की लाइटें हों, चाहे वो गाड़ियों की लाइटें हों, इन समस्त को क्रैश ब्लैकआउट के समय बुझाने का निर्देश दिया जाता है, जिससे कि दुश्मन को अचंभित किया जा सके, दुश्मन को चकमा दिया जा सके। जितने खाली इलाके होते हैं जैसे नदी नाले और रेगिस्तानी इलाके, वहाँ पर जानबूझ के कुछ लाइटें जला दी जाती हैं, जिससे कि दुश्मन अचंभित हो और उनको रिहायशी इलाका समझ करके उन रेगिस्तानी इलाकों में, नदियों में बमबारी करे और हमारे अपने जो रिहायशी इलाके हैं, जो बसावट वाले इलाके हैं, उनको बचाया जा सके। साथ ही साथ एक पूर्व निर्धारित योजना बनाना, यानी एक पहले से प्री प्लानिंग के तहत एक ऐसी योजना बनाई जाए कि जिससे कि दुश्मन का मुकाबला किया जा सके और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा संभावित हानि से बचाया जा सके। फिर बात आती है कि अन्य ध्यान देने योग्य बातें, तो इसमें सर्वप्रथम हमें अनुशासन व स्थानीय निर्देशों का पालन करना चाहिए। यानी कि हम अब वहाँ सेना युद्ध लड़ रही है और पता लग रहा है कि गांव में ही अब कत्ल करने पर आमादे हैं, तो हमारा पुलिस प्रशासन, सेना या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो तो दुश्मन से लड़ रही हैं और आप अंदर ही जो है दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, अन्य खतरे, अन्य चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसा करने से बचाएं। हमारे जो भी आंतरिक समस्याएं होंगी, हम दुश्मन से निपटने के पश्चात उसको सुलझा लेंगे। कृपया इस समय उससे बचाएं। फिर बात आ जाती है कि बुनियादी वस्तुओं की स्टॉकिंग, यानी जो भी जीवन के लिए मूलभूत बुनियादी वस्तुएं हैं उनकी स्टॉकिंग की जाए, उनको उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि संभावित खतरों के समय सुचारुपूर्ण तरीके से जीवन को संचालित किया जा सके। जैसे इस दरमियान दवाओं की स्टॉकिंग, ईंधन की स्टॉकिंग, रसद की स्टॉकिंग, ये समस्त चीज़ें आवश्यक हैं। सोशल मीडिया व भ्रामक खबरों को साझा करने से बचें। आज हमारा समाज सोशल मीडिया पर ही जो है टिका हुआ होता है। हम अपने जीवन का हम कहें 80% समय केवल वहीं पर देते हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ पर तमाम उल जुलूल और भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं जो चंद टकों पर बिके हुए लोग होते हैं। अभी कल का ही समाचार पत्र हम पढ़ रहे थे और उसमें साफ साफ दिख रहा था कि किस प्रकार से 30,000 पाकिस्तानी रुपए के प्रभाव में आकर भी केवल 30,000 पाकिस्तानी रुपए के लिए भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित कुछ गोपनीय खबरें पाकिस्तान को साझा की जा रही हैं। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया पर तमाम अराजक तत्व हैं, तमाम देश विरोधी तत्व हैं जो विभिन्न प्रकार के भ्रामक खबरें फैलाएंगे। इस दरमियान दुश्मन सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों के माध्यम से हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का प्रयत्न करेगा, तो हमें इससे चौकन्ना रहना होगा। साथ ही साथ बिजली व इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने पर हमें उग्र नहीं होना होगा, अनुशासित रहना होगा, अनुशासन को बनाए रखना होगा, क्योंकि बिजली और इंटरनेट सेवाएं आपको सुरक्षित रखने के लिए ही बाधित की जा रही हैं, न कि आपको परेशान करने के लिए। यदि जीवन होगा तो सब कुछ होगा। इस दरमियान हो सकता है और होगा भी कि जो आपके मौलिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उनका भी निलंबन कर दिया जाए। तो इस दरमियान आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं कि हमें संविधान से मौलिक अधिकार मिले हैं। हमारे यहाँ कहा गया है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में जब आपका जीवन सुरक्षित होगा तब आप अधिकारों का उपभोग कर पाएंगे। इस समय येन केन प्रकार हमारा एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल होगा कि किस प्रकार से आम जनमानस की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ आधिकारिक जानकारी हेतु केवल समाचार पत्र व दूरदर्शन से प्राप्त खबरों पर ही विश्वास करें। रेडियो को आप वहाँ रख सकते हैं, रेडियो के माध्यम से खबरों को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि समाचार पत्रों की भी आपूर्ति समय संभव ना हो पाए सुचारुपूर्ण रूप से, तो आप रेडियो को खबर का मुख्य माध्यम बनाएं। सोशल मीडिया, टेलीविज़न चैनलों और इत्यादि भ्रामक खबरों से बचें। साथ ही साथ इस संदर्भ में तमाम प्रकार के बुद्धिजीवियों द्वारा हमें सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञान दिया जा रहा है कि भैया युद्ध में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, फला समस्या आ जाएगी, फला समस्याएं आ जाएंगी। तो भैया हम इसका एक मात्र प्रत्युत्तर यही देना चाहेंगे कि रोज रोज घुट घुट के मरने से बेहतर है, जिल्लत का जीवन जीने से बेहतर है कि सम्मानपूर्वक मृत्यु को गले लगा लेना। यदि इजराइल ने इसी प्रकार की सोच रखा होता तो आज इजराइल अस्तित्व में नहीं होता। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? नेपाल जैसा देश
बांग्लादेश जैसा देश आज कहता है कि चिकन नेक को काट के पूर्वोत्तर को हम जो है हवाले कर देंगे चीन के। ये कहीं ना कहीं हमारी शांति और हमारी सौम्यता का एक नाजायज फायदा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक इन्हें कड़े शब्दों में जवाब नहीं दिया जाएगा, हाँ ठीक है, जो हम कश्मीर में आज आतंकवाद के उस पर निवेश कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा जो खर्च करते हैं, एक गोला फोड़ के जो पूरा वो चौपट करके चले जाते हैं हमारे निवेश को। नक्सलिज्म पर जो हम खर्च कर रहे हैं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर जो हम खर्च कर रहे हैं, शायद यदि मान लीजिए कि हम 10 सालों में जो खर्च कर रहे हैं, 1 साल में ही हम खर्च कर देंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को कम से कम संवार लेंगे। आज आवश्यकता है कि हम समस्त कष्टों को सहते हुए आगे 10-20 सालों के कष्टों को जो है झेलते हुए इनको कुचलें, और कुचल करके जो ये सपोले हैं, इनके फन को कुचल कर, इनके विष को, दांत हैं उनको तोड़कर आने वाली पीढ़ियों को संवार लें। देश की गरिमा, देश की सुरक्षा और देश की एकता को सुरक्षित और संवर्धित कर लें। अन्यथा आने वाला समय जिस प्रकार रोग को हम पालते हैं तो वह हमारे शरीर को जर्जर करता चला जाता है और एक दिन शरीर के विनाश का कारण बनता है। शायद ये चुनौतियाँ, ये समस्याएं अगर इनको टाला गया तो आने वाले समय में हमारे सामने उस प्रकार से सुरसा की तरह मुखबाएं खड़ी होंगी कि फिर हमारे पास इनके समाधान का कोई उपाय नहीं होगा। इसके साथ ही हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आप इन उपायों पर ध्यान करेंगे, गौर करेंगे। बस इतना ही।